गरीब सास बहू का लकड़ी का ऑटो रिक्शा। देखिए, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। हम कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और आप हो कि सारा पैसा छीन लेते हो। घर में राशन खत्म हो चुका है। ये पैसे मैंने राशन की डलवाने के लिए रखे थे। अरे तेरे ये पैसे मैं थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। जब मैं जुआ जीत जाऊंगा तो उसमें इन पैसों से डबल पैसा होगा, फिर मैं ये पैसा तुझे वापस लौटा दूंगा। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप ये पैसे जुए में हार जाओगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख बहू, मैं तेरा ससुर हूँ ससुर। अरे अपने ससुर का लिहाज कर और मेरे सामने कम बोल। ऐसा कहकर बबलू सारे पैसे ले लेता है। थोड़ी ही देर बाद अमित भी आ जाता है और अपनी पत्नी आरती से कहता है, अरे आरती, जरा मुझे थोड़े से पैसे तो देना। अरे कैसे पति हो तुम? दिन भर यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो और शाम को जब मैं काम पर से वापस आती हूँ तो मुझसे पैसे मांगने आ जाती हो। इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ मैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आरती का ये जवाब सुनते ही अमित को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो आरती को जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद आरती के चेहरे पर तमाचा छप जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह जोड़ी करने की? अरे मैं तेरा पति हूँ, तेरे पैर की धूल नहीं हूँ जो तू मुझे कुछ भी सुनाएगी और मैं सुनता चला जाऊंगा। अब चुपचाप सीधे तरीके से मुझे पैसे दे दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमित के इतना कहने के बाद भी आरती उसे पैसे नहीं देती, जिसके बाद अमित उसके साथ जोर जबरदस्ती करके सारे पैसे छीन लेता है और उन पैसों को ले जाकर क्लब में दारू और लड़कियों के ऊपर उड़ाने लगता है। दोनों बाप बेटे रोजाना ममता और आरती के ऊपर इसी प्रकार अत्याचार करते रहते हैं, जिसके चलते वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उनके पास न काम था और न ही पैसे। शराब की मचमची मच रही है। जब तक शरीर में शराब नहीं जाएगी तब तक मेरे शरीर को राहत नहीं मिलेगी। अब मैं शराब कैसे पीऊं? बबलू ये सोचकर अपनी पत्नी ममता के पास आता है और उसके गले से मंगलसूत्र छीन लेता है। आखिरकार मेरी शराब पीने का इंतजाम हो ही गया। अजी, मेरा मंगलसूत्र मुझे वापस दे दो। आप इसे क्यों बेच रहे हो? एक शराब के चलते आप मेरा मंगलसूत्र बेच दोगे क्या? बबलू उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता हुआ देख उसका बेटा अमित उससे कहता है, अरे पिताजी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? थोड़ी मेहरबानी मुझ पर भी कर दो। अमित अपने पिता बबलू के साथ पीने खाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद बेचारी ममता रोती रह जाती है। इन दोनों बाप बेटों को थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। बहू, एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। हम दोनों अपना जीवन अकेले ही बिता लेंगे। ममता की ये बातें सुनकर ममता की बहू आरती अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर निकल जाती है, जिसके बाद वो यहाँ से वहाँ काम ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। जिसके बाद वो चलते चलते एक लकड़ी की फैक्ट्री के पास पहुँच जाती है। माँ जी, लगता है इस फैक्ट्री में हमारे लिए कोई ना कोई काम तो जरूर होगा। हमें इस फैक्ट्री में ही काम के लिए बात करनी चाहिए। आरती और ममता फैक्ट्री में काम की बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें दो आदमी खड़े हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो उनसे काम मांगती हैं। देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इस फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अभी पूरी वर्कर की टीम चल रही है, यहाँ जगह कहीं नहीं है। लखन की ये बात सुनते ही बेचारी आरती और ममता वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लखन के साथ खड़ा हुआ राघव उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद लखन उन दोनों को जाते हुए रोक लेता है। हमारी फैक्ट्री में कोई काम तो नहीं है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में जो बेकार की लकड़ी निकलती है, तुम्हें उस कूड़े में फेंकने का काम मिल सकता है। ये सुनते ही आरती और ममता खुश हो जाती हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक दो दिन तक वो लकड़ियां फैक्ट्री से उठाती हैं और कूड़े में फेंक देती हैं, लेकिन एक दिन अचानक से आरती अपनी सास ममता से कहती है, अरे माँ जी, हम और कब तक ऐसे ही कूड़ा उठाते रहेंगे? हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। कई दिनों से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम इन लकड़ियों से एक ऑटो रिक्शा बनाएं, जिसकी मदद से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आरती का सुझाव ममता को अच्छा लगता है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर लकड़ी से एक ऑटो रिक्शा बनाती हैं। ऑटो रिक्शा दिखने में बहुत अलग होता है। आओ आओ, लकड़ी के ऑटो में बैठो। ऐसा लकड़ी का ऑटो रिक्शा कहीं नहीं देखा होगा। आरती के ऐसा कहते ही दो सहेलियां उनके ऑटो में बैठ जाती हैं, जिसके बाद आरती ऑटो रिक्शा चलाते हुए उन्हें उनके घर तक पहुंचा देती है। मैंने हमेशा आदमियों को ऑटो चलाते हुए देखा है, पहली बार किसी औरत को ऑटो चलाते हुए देख रही हूँ। और फिर
तुम्हारा ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा भी बहुत अच्छा है। इसने तो हमें हवा के साथ साथ हमारे घर तक पहुंचा दिया। तान्या और शिल्पा दोनों बहुत खुश होती हैं और आरती को पैसे देकर अपने घर में चली जाती हैं। जिसके बाद आरती बाकी सवारियों को बिठाने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम तक आरती लकड़ी के ऑटो में कई सारे ग्राहकों को बिठाती है और उन्हें उनके घर तक छोड़ आती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। वहीं दूसरी उसकी सास लकड़ी की फैक्ट्री का काम छोड़ती नहीं है और वो लकड़ियों का कूड़ा फैक्ट्री से उठाकर इकट्ठा करती रहती है। अरे वाह, आज तो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई। इन लकड़ियों से तो एक और ऑटो रिक्शा बन सकता है। ममता एक और लकड़ी का ऑटो रिक्शा बनाने का सुझाव आरती को दे देती है, जिसके बाद आरती एक और लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना देती है। दोनों सास बहू लकड़ी का ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते गांव में वो दोनों लकड़ी का ऑटो रिक्शा चला चलाकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। अरे पूरे गांव में सबसे अच्छा ऑटो रिक्शा तो ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा है। हवा की तरह घर पर पहुंचा देता है। जब से ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा हमारे गांव में आया है, लोग अपने घरों पर जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। गांव के सभी लोग आरती और ममता के ऑटो रिक्शा की खूब तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद वो पैसा कमा कमा कर और लकड़ी के ऑटो रिक्शा बनाना शुरू कर देती है। अब दोनों सास बहू गरीब लोगों को किराए पर ऑटो रिक्शा देना शुरू कर देती हैं, जिससे उन दोनों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और वो घर बैठे पैसा भी कमाने लगती हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वे दोनों अपने जीवन में सुखी से रह रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ कौन है। आरती जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका पति अमित और उसके ससुर बबलू खड़े होते हैं, जो उससे माफी मांगने लगते हैं। अरे हमें माफ कर दो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी गलतियों के चलते हमने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आज हमें अपनी गलती का पछतावा है। मैं जानता हूँ हम दोनों माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर देना। तभी उन्हें माफी मांगते हुए ममता भी देख लेती है और कहती है, चलो कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। अब तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास ना तो घर है ना कोई रहने का ठिकाना। तुम चाहो तो हमारे साथ रहकर हमारे लकड़ी के ऑटो रिक्शा चला सकते हो। ममता अपने पति और अपने बेटे को लकड़ी के ऑटो रिक्शा को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों लकड़ी के ऑटो रिक्शा चलाकर पैसा कमाने लगते हैं और अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं।